So very good morning, friends. Day before yesterday and yesterday we discussed cases of Supreme Court, High Court and some of the NCLAT cases. So we will start with NCLAT and we'll try to cover all the case laws. ये सब हो गए थे मेरे हिसाब से। हम गुप्ता जी उस पे थे एनसीएलएटी के 11वें नंबर पे अशोक बिलचिवारिया। यही है ना स्विस रिबन वाला, यही है क्या? वाला तो हाँ, ये सब हो चुके हैं। हाई कोर्ट भी खत्म हो गया हमारा। हमारे को एनसीएलएटी का 11वां नंबर करना था सर, अशोक के जिवारिया का, डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो आप एनसीएलटी पे आ गए, ये आप एनसीएलटी पे आ गए। इससे पहले एनसीएलएटी वाला करना था 11वां नंबर। अच्छा, ये एनसीएलटी पहुंच गए। एनसीएलएटी का 11th नंबर केस। ये अशोक बिजवारी का, ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग हैं इस वाले केस पर, अशोक बी जिवारी का, डायरेक्टर ऑफ आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस केस में ये भी हमने आई थिंक पार्टली वेट डिस्कस्ड। क्वेश्चन इसमें ये था कि भाई क्या होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के अगेंस्ट में सीआईआरपी चल सकती है? क्वेश्चन क्यों उठा? क्वेश्चन ये इसलिए उठा, कई बार क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में कुछ अलग से होता ही नहीं है। मतलब जितने भी एसेट्स सब्सिडरी कंपनी के हैं उतने ही होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, कोई फर्क नहीं होता बेसिकली। तो इसमें कहा कि भाई हो सकता है दोनों, क्या, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं। एक कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी पहले से ही चल रही थी, आलोक इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में। अब दूसरी जो सीआईआरपी चली, उसके एप्लीकेशन जब एडमिट हुई आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसको चैलेंज कर दिया डायरेक्टर्स ने, ठीक है। तो एनसीएलएटी में गए तो एनसीएलएटी ने कहा कि वी मेक इट क्लियर दैट वी हैव नॉट स्टेट द सीआईआरपी इनिशिएटेड अगेंस्ट आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उन्होंने कहा भाई आलोक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चलेगी और इसकी भी चलेगी, आलोक इंडस्ट्रीज की भी, ठीक है। And the resolution professional, COC and adjudicating authority will continue with the same in accordance with the law within the time specified in the law. तो क्वेश्चन ये उठा कि सीआईआरपी क्या जो सब्सिडरी कंपनी के अगेंस्ट में, वेदर इट कैन बी कंसिडर्ड सेपरेट प्रोसीडिंग ऑफ सीआईआरपी अगेंस्ट होल्डिंग कंपनी। तो कहा भाई उसकी सीआईआरपी अलग है, इसकी सीआईआरपी अलग चलेगी, ठीक है। अब ये जो प्ली था कि भाई सीआईआरपी ऑफ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी इनिशिएटेड टिल द सीआईआरपी ऑफ होल्डिंग कंपनी इज रिजेक्टेड, ये प्ली जो है वो नहीं माना, ठीक। गुप्ता जी, इसमें जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का स्टेक है, जैसे मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को तो इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये फुल्ली 100% होली ओन्ड सब्सिडी होगी, माइट बी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो ऐसी सब्सिडरी है जिसमें वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाता है, तो उस केस में भी क्या दोनों होल्डिंग सब्सिडरी पे अलग अलग चल सकते हैं? फिर माइनॉरिटी स्टेक का उस केस में क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसे है कि भाई जो भी हो, होल्डिंग और सब्सिडरी चाहे 100% ओन्ड हो चाहे 10% ओन्ड हो, दोनों में ये चलेगा। एक मिनट, फोन आ रहा, चलो हाँ कोई, मैं बाद में ले लूंगा। हाँ, तो ये कहानी है, मतलब दोनों ही चल सकती हैं, सीधी सी बात ही है, चाहे कुछ भी हो,
जब एक ये डिसीजन आ गया तो दोनों में कोई भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब इसमें ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रखा कि ये 100% होली ओन सब्सिडरी के केस में ही चलेगा, क्योंकि उसमें फिर माइनॉरिटी तभी में इंटरेस्ट वो भी तो आ जाएगा एक्चुअली ना। प्ली उन्होंने ये लिया ना भाई, सेपरेट है वो। तो जब सब्सिडरी और होल्डिंग है तो देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही, ये तो हाँ, अंडरस्टूड ही है। कुछ ना कुछ तो कॉमन अगर होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही अलग अलग होंगे, बिल्कुल ही अलग अलग होती तो सब्सिडरी बनती ही नहीं, आगे नहीं। हम्म। अब सिर्फ क्वेश्चन यही रह गया, लिमिटेड क्वेश्चन, भाई 100% सब्सिडरी है या सिर्फ सब्सिडरी है ना। हाँ, तो वो दोनों ही केस में चलेगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर इसमें माइनॉरिटी स्टेक का कैसे करेंगे? उसमें भी वो सारे अपने क्लेम्स वगैरह जो फाइल करेंगे वो वैसे फाइल करेंगे जैसे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब। जैसे सीआईआरपी चलती वैसी चलेगी, और क्या। ठीक ठीक है, ठीक। मतलब वो बेकार में सब्सिडी लपेटे में आ गई उसके शेयर होल्डर्स वगैरह जो बाकी बचे माइनॉरिटी स्टेक वाले। भाई वो क्यों आ गए? अगर डिफॉल्ट हुआ तभी तो आए, अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो क्यों आते? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी भाई साहब, मेरी ना एक मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। एक बार उस प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लो आप एक बारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गई बात, ठीक है, ओके ओके। तो इसमें ये है कि इसमें इट वाज सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट दैट द सीआईआरपी अगेंस्ट द सब्सिडरी कंपनी शुड नॉट कंटिन्यू। उन्होंने कहा कि भाई पहले होल्डिंग कंपनी की हो जाने दो। इन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं है कि भाई उसकी वेट करेंगे हम कि होल्डिंग कंपनी की कंप्लीट हो तब इसको शुरू करेंगे, साइमल्टेनियसली चल सकती है, ठीक है ना। तो appellate tribunal refused to accept the aforesaid submission as it is noted that separate CIRP has been initiated against another corporate debtor, ठीक है ना, which is separate from the CIRP initiated against Alok Infrastructure Limited, of which the appellant is the director. डायरेक्टर ने चैलेंज की थी, ठीक है ना। On a further submission on behalf of the appellant that a resolution plan has already been approved in the case of Alok Industries Limited, and the matter was placed before the adjudicating authority for its approval, which is yet to be decided. The appellant tribunal expressed the view that it should be decided immediately. It also stated that if the resolution plan has been filed in the case of Alok Industries Limited and the resolution professional of the said case has placed the approved resolution plan in respect of Alok Industries Limited before the adjudicating authority, the concerned adjudicating authority is required to decide it preferably within 3 weeks. उन्होंने कहा भाई जल्दी डिसीजन ले लो इसका। The appellant tribunal made it clear that the CIRP initiated against Alok Infrastructure Limited has not been stayed. उन्होंने कहा हम स्टे नहीं कर रहे इसको, and that the resolution professional, COC and adjudicating authority will continue in accordance with the law. ठीक है, तो यही चीज है भैया ना, तो दे विल कंटिन्यू। अगला चलते हैं, अगला केस है जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वर्सेस CHL लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ? वैसे मैं तो ये चाहूंगा कि आप क्या है कि पूरा टेक्स्ट भी साथ में रख लें। हमने क्या किया हुआ, पूरा डाउनलोड भी किया हुआ है, हम ग्रुप में भी डाल देंगे, अगर चाहिए तो वहां से आप सारे टेक्स्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि साथ साथ में पढ़ते रहें उसको। भाई यहाँ पूरा तो हम नहीं डाल सकते ना, उसको पढ़ाने में कोई फायदा भी नहीं, हम 100 पेज का यहाँ अपलोड करें, हमारे पास तो है ऑलरेडी। एक्सपोर्ट हमारे पास तो प्रिंट आउट भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वर्सेस CHL लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि वेदर बैंकर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट। हेलो हेलो, हाँ मेरी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में करता हूं आपको फोन। हाँ जी, तो वेदर बैंकर कैन प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट अप्रोचिंग द बोरोवर, ठीक है। तो गारंटर के केस तो हमने पहले भी देख रखे हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में लायबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई थी। देखिए केस टू केस भी देखा जाता है। इसमें क्या हुआ कि बोरोवर को जब अप्रोच किया तो उसने कहा भाई ऐसा है, हमारे ये रिकंसिलिएशन पेंडिंग है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई यो है, यू कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर विदाउट फर्स्ट अप्रोचिंग द बोरोवर। आप पहले अपनी लायबिलिटी तो फाइनल करो ना, जो रिकंसिलिएशन आपका पेंडिंग है उसको करो। इस केस में ये था, तो reconciliation was pending with the borrower without reconciling the amount and interest with the borrower. Banker invoked the bank guarantee of the guarantor, ठीक है। तो उसने गारंटर की बैंक गारंटी इन्वोक कर दी, तो ये एनसीएलटी में चला गया। इसने कहा भाई ऐसा है कि आप जो है, जब आपका डिस्प्यूट चल रहा है, आपका कैलकुलेशन ही फाइनल नहीं है, तो लायबिलिटी ही फाइनल नहीं है, ठीक है ना।
तो whether CIRP against corporate guarantor can be initiated when there is a dispute in calculation. तो LCLAT ने कहा कि creditor can invoke corporate guarantee only in the event the principal debtor fails to pay the recalculated interest. ठीक है भाई, liability crystallize तो हो जाने दो, अभी crystallize नहीं हुई है, ये unliquidated amount है. And since the accounts had not been reconciled between the principal debtor and the creditor till date, there was no debt which was due and payable. तो debt due और payable नहीं है, ठीक है ना, on which the principal debtor had defaulted. तो therefore petition under section 7 is liable to be dismissed. ठीक है, अगर सब कुछ फाइनल होता फिर कर सकता था गारंटर के अगेंस्ट, लेकिन इसमें इस केस में क्योंकि अमाउंट ही फाइनल नहीं था, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी आपस में, तो उस केस में. अगला केस है मिस्टर अनिल गोयल, लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्सन पास लिमिटेड वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट. इस केस में क्या हुआ कि लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 एंड 32A ऑफ द IBC सीकिंग परमिशन टू सेल द एसेट्स ऑफ द CD. ठीक है, लिक्विडेटर को तो एसेट्स बेचने थे, वो एसेट्स ED ने पहले ही डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने पहले अटैच कर रखे थे. ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑब्जेक्टेड टू द एप्लीकेशन ऑन 3 ग्राउंड्स. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि पहली तो बात यह है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32A कैन बी मेड ओनली आफ्टर लिक्विडेशन प्रोसेस इज ओवर और ए रेजोल्यूशन प्रोसेस इज अप्रूव्ड. ठीक है, पहली बात तो ये थी. उसके बाद एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 32A कैन बी फाइल्ड only by the successful resolution applicant and not the liquidator. इन्होंने कहा भाई 32A वाली जो एप्लीकेशन है वो कौन फाइल कर सकता है, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. 32A भी एक बार निकाल लीजिए, एक बार देख लीजिए. 32A क्या होता है कि कहां से स्टार्ट होता है वो मेन पढ़ने वाली बात होती है. 32A कहता है लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस notwithstanding anything to the contrary contained in this code or any other law, the liability of a corporate debtor for an offense committed prior. ठीक है, जो पुराने पाप हैं उसकी बात हो रही है. ठीक है ना, it shall cease that the corporate debtor shall not be prosecuted. ठीक है, बात ये है if the resolution plan results in the change in the management. ठीक है ना, तो अगर चेंज होगा तभी हो सकता है, अगर चेंज में पुराने वाला प्रमोटर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता. 32A. ठीक है, 32A लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस की बात करता है कि एक कंपनी दूसरे ने टेक ओवर कर ली, नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ गया, उसका पुराने से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, भूषण स्टील के बाद आई थी ये अमेंडमेंट. तो इसमें ये था कि भाई जो पुराने प्रमोटर हैं अगर वो नए प्रमोटर नए मैनेजमेंट में आ गए तो लाइबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर नए मैनेजमेंट से उन पुराने का कोई लेना देना नहीं है तो उस केस में लाइबिलिटी नहीं आएगी. लेकिन इसमें लिक्विडेटर ने क्या हुआ कि ईडी ने एसेट्स अटैच कर रखे थे, लिक्विडेटर वांटेड टू सेल दोज एसेट्स. ठीक है, तो उस केस में ये पॉइंट ये उठाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इन्होंने ऑब्जेक्ट किया एप्लीकेशन को कि भाई जो 32A वाली एप्लीकेशन है ये तो हो सकती है ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन प्रोसेस इज ओवर या रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव्ड होगा. ठीक है, दूसरा एन एप्लीकेशन अंडर 32A कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड नॉट द लिक्विडेटर. और तीसरा ये कि राइट्स ऑफ द पार्टीज हैड ऑलरेडी बीन क्रिस्टलाइज्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स. उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है. ठीक है ना भाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में कोई केस चल रहा था तो उसमें जो है उसके बाद में ट्रिब्यूनल में चले गए तो ट्रिब्यूनल का भी डिसीजन आ चुका था. तो उन्होंने कहा भाई लाइबिलिटी तो इसकी क्रिस्टलाइज हो चुकी है. ठीक है ना, एंड सब्सिक्वेंट और ये जो बाद ये आया है बाद में सेक्शन 32A ये बाद में अमेंडमेंट आई है. इट वुड नॉट टेक अवे सच राइट्स विच हैड अटेन्ड फाइनलिटी. कि भाई अगर हमारा ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आ चुका है उसके बाद में 32A में अमेंडमेंट आती है तो हमारे राइट्स तो हमारे उस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमने जो प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व्ड दैट 32A स्पेसिफिकली डील्स विद प्रिवेंटिंग इंसॉल्वेंसी. उन्होंने कहा भाई 32A का पर्पस क्या है, 32A का पर्पस ये है कि इंसॉल्वेंसी नहीं हो. ठीक है, वेयर कंपनी गोज इनटू CIRP और लिक्विडेशन. तो उन्होंने कहा कि इट हेल्ड दैट 32A इज आल्सो एप्लीकेबल टू द एसेट्स ऑफ द CD अंडरगोइंग लिक्विडेशन एंड दैट ए लिक्विडेटर कैन आल्सो फाइल एन एप्लीकेशन. ठीक है, तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. इट फर्दर हेल्ड दैट ए लिक्विडेटर कैन प्रोसीड विद द सेल ऑफ द एसेट्स इवन इफ दे आर अंडर अटैचमेंट. तो चाहे अटैचमेंट हो तब भी लिक्विडेटर जो है
वो सेल कर सकता है to continue the time bound process of liquidation under IBC, and upon completion of the sale proceedings the buyer can take appropriate steps to release the attachment. ठीक है, ये है इसमें। अगला केस था हमारा संतोष वसंत राव वालोकर वर्सेस विजय कुमार वी अय्यर। इसमें इशू क्या था? एक तो इशू ये था कि one of the issue was whether the claims that are not dealt with under the resolution plan can be extinguished under the court. कई बार क्या होता है कि क्लेम्स जो है ना डिफरेंट स्टेजेस पर आते हैं। जैसे CIRP शुरू होती है तो आपका पीरियड देते हैं भाई 14 डेज में आप क्लेम्स फाइल करो, ठीक है। उसके बाद में जब लिक्विडेशन होती है तब हम कहते हैं 30 डेज में क्लेम फाइल करो। किसी ने मान लो फाइल नहीं किया, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो अब क्वेश्चन ये है कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद भी क्या क्लेम आ सकते हैं? भाई इसमें मेन आर्गुमेंट ये था कि जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसको पता होना चाहिए भाई मैंने कितने पैसे देने, मेरी कितनी लेनदारी है, कितनी देनदारी है, उसके बेसिस पे तो वो अपनी कोटेशन देता ना, उसी बेसिस पे अपना रेजोल्यूशन प्लान देता। अगर बाद में भी लायबिलिटी आती रहेंगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए। तो इसमें मेन कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो बाद में आएंगे वो खत्म, ठीक है। तो एक इशू इसमें ये था whether the claims that are not dealt with under the resolution plan can be extinguished under the court. तो NCLAT इसमें relying on the SR Steel judgment of SC held that all claims must be submitted to and decided by the RP. भाई RP के पास क्लेम सबमिट करो, RP अपने आप डिसाइड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने ही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए कोटेशन देनी है, फॉर्म G सबमिट करना है। तो अब प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन को ये तो एप्लीकेंट को ये तो पता होना चाहिए ना मैंने देने कितने पैसे हैं, ठीक है ना, और क्या मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। अगर वो नई नई लायबिलिटीज को भी टेक ओवर करता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी ना। देयरफॉर क्लेम्स दैट आर नॉट सबमिटेड और आर नॉट एक्सेप्टेड और डेल्ट विद बाय द RP and such resolution plan submitted by the RP is approved, then those claims would stand extinguished. तो वो क्लेम खत्म, ठीक। एक ये अमेंडमेंट आया था हमारा 2019 में, उसमें क्या हुआ कि 32A सेक्शन आया था। तो NCLAT ने कहा कि भाई जो सेक्शन 32A क्या बताता है, सेक्शन 32A ये बताता है कि चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हो, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इनके पास पावर नहीं है टू अटैच द एसेट्स ऑफ द CD। एक बार एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है, और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं कंपनी के अगेंस्ट में दे विल स्टैंड अबेटेड। देखिए इसमें बात ये कंपनी के अगेंस्ट में जो चल रही है, कंपनी एक अलग चीज है, उसके प्रमोटर अलग है, प्रमोटर के अगेंस्ट में आप चला सकते हो, ठीक है। इट फर्दर क्योंकि वो कंपनी नहीं है भाई, इसको ऐसे समझ लो एक मकान है, ठीक है ना, मकान का पहले को मकान मालिक और था, अब उसने कुछ उसमें गड़बड़ कर रखी थी तो उसके ऊपर एक्शन लोगे ना। एक नए आदमी ने मकान खरीद लिया, उसका क्या कसूर है बेचारा, ठीक है ना। तो इट फर्दर ऑब्जर्व दैट इट इज एक्स फेसी एविडेंट दैट बीइंग क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। उन्होंने कहा भाई ये 32A जो है ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है और इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इट हेल्ड दैट द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ 32A इज टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। भाई उसको ये सर्टेनिटी तो रहेगी, जो मैं कंपनी खरीद रहा हूँ ये तो नहीं कोई लूट के ले जाएगा ना, कि भाई ED वाले आ जाएं या SFIO वाले आ जाएं कि भैया तुम्हारी कंपनी की हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, ये बेचारे ने नहीं खरीदी है, इसका पुराने प्रमोटर से पुरानी मैनेजमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एज रिप्रेजेंटेड टू हिम एंड फॉर विच ही प्रपोजेस टू पे वैल्यू कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान वुड बी अवेलेबल टू हिम इन द सेम मैनर एज एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। अब जब आपको लड़की दिखाई थी, जैसे दिखाई थी वैसे ही तो दोगे ना, ये तो नहीं ना उसमें कह दोगे भैया ऐसे है लड़की तो हम आपको दे देंगे लेकिन इसमें ये डिफेक्ट है, ऐसा नहीं है। वो बाद में आपने जो बताना है पहले बता दो उसको, अगला उस हिसाब से अपना प्लान देगा। It observed that mere assertion of the ED in its reply that it needs to further investigate the matter। भाई उन्होंने कहा, ये ED ने कहा कि भाई हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि भाई क्या कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, ठीक है ना। Establishes that it has no reason to believe on the basis of material in its possession। भाई अभी तक तो आपके पास मटेरियल है नहीं, तो अभी आप नए वाले से क्या पूछोगे, ठीक है।
for denial of immunity to the appellant and the CD. It reiterated the position held by the SC that successful resolution applicant cannot be asked to face with undecided claims after the resolution plan accepted by the COC, as this would amount to a hydra head popping up, ठीक है, which would throw into uncertainty amounts payable by a prospective resolution. तो दो ही मेन चीजें हैं भैया, नए नए क्लेम आ गए, नए नए पैदा हो गए दावेदार, ठीक है ना, रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो चुका, ठीक है, तो वो नहीं क्लेम आएंगे, ठीक है, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा. पहली इशू क्या थे, पहला तो क्या कंडीशनल रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो सकता है, तो इसमें ये कहा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन नॉट गो इनटू द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्लान व्हिच रिक्वायर कमर्शियल विजडम ऑफ द सीओसी. जो सीओसी ने डिसाइड कर दिया ओके है, ठीक है. जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और जो एपेलेट अथॉरिटी है उनको लॉ के हिसाब से चलना है, ठीक है ना. कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी सुप्रीम है. और इस केस में जो रेजोल्यूशन इन द प्रेजेंट केस रेजोल्यूशन प्लान इज कंडीशनल, but since according to the express directions given by the Supreme Court in the various cases, adjudicating authority per se will have to go by the commercial wisdom of COC. ठीक है, तो क्या क्लेम्स खत्म हो जाएंगे जो रेजोल्यूशन प्लान के बाद आए हैं? यस, ठीक है. आप आरपी को दो, आरपी देखेगा उस हिसाब से. क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है. ओनली रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कैन बी डन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर. तो ये कुछ इश्यूज थे जो इसमें डिसाइड हुए थे. अगला केस है JSW स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार खंडेलवाल एंड अदर्स. इस केस में क्या था, इन JSW स्टील लिमिटेड वर्सेस महेंद्र कुमार खंडेलवाल एंड अदर्स, differential treatment was given in the resolution plan in respect of payment to OCs whose claims were contingent. भाई OCs भी दो तरह के होते हैं. एक तो ये होते हैं जिनकी लाइबिलिटी मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जिनके क्लेम्स क्रिस्टलाइज्ड नहीं है, और एक ये कि जिनके क्लेम फाइनल है. तो इनमें ऐसे दो OCs को डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया, ठीक है. तो NCLAT ने कहा कि एपेलेंट हु क्लेम्स टू बी ओसी, उन्होंने कहा भाई ओसी तो ये है लेकिन इसका क्लेम अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, तो ये कॉन्टिजेंट क्रेडिटर है, ठीक है ना. तो ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मेरे को इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिले जो दूसरे क्रेडिटर्स को दिया गया है. NCLAT considered whether after approval of a resolution plan by the adjudicating authority, it is open to the Directorate of Enforcement to attach the assets of the CD on the alleged ground of money laundering by erstwhile promoters. इसमें यह भी था कि भाई एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए तो क्या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर चार्ज है तो क्या उनके एसेट्स को अटैच किया जा सकता है, ठीक है. तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स of IBC, any action under surface C and effectively a moratorium was imposed. It held that section 242(4) of the Act empowers the NCLT to pass just and equitable interim orders. Further, it is not correct to say that principles of code cannot be followed by the NCLT while dealing with a winding up matter under section 241 read with section 242 of the Act, ठीक है. तो उन्होंने ये कहा कि भाई मॉरेटोरियम जो सेक्शन 14 में लगता है इट में बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 242(4) ऑफ द एक्ट बाय एन इंटरिम ऑर्डर. 242(4) एक बार निकाल लीजिए, 242(4) देख लेते हैं क्या है. देखिए जी 242 कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज. और 241 भी है इसमें. अच्छा, चलो इसको देखते हैं. थोड़ा सा कुछ गलती लग रही है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक है लगता है. मैं एक्ट से देख लेता हूँ इसको. तो उन्होंने ये कहा इसमें कि इट ऑल्सो हेल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 53 विल नॉट बी फॉलोड एज इट वुड बी अगेंस्ट द public interest as the shareholders had purchased shares by investing public money and accepted pro rata distribution proposed by the central government. इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि इसको 15 नंबर केस.
तो JSW वर्सेस महेंद्र कुमार, इसमें इशू क्या था? इसमें इशू ये था, पहला इशू तो ये था कि क्या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट अटैच कर सकती है जिसकी CIRP चल रही है, पहली बात। दूसरा ये था कि क्या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में आएगी, ठीक है, in terms of section 5 subsection 20 and 21 of the IBC for the purpose of money claim civil matter which may be generated out of the attached property part thereof of the corporate debtor, ठीक है। तो ये दो इश्यूज थे इसमें कि भाई क्या आप डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट जिसने अटैच कर रखी है वो, भाई उन्होंने भी तो बेच करके कुछ उससे पैसे लेते ना, तो क्या वो जो क्लेम है वो क्लेम OC में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें डिसीजन क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कंसल्टेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द बैंक्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन मेड इन द रिप्लाई एफिडेविट फाइल्ड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा कि इफ एनी कॉर्पोरेट डेटर इज अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन, भाई किसी का CBI या SFIO या ED के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये सेपरेट हैं एंड इंडिपेंडेंट हैं CIRP से, ठीक है। बोथ कैन रन साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंट। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट द erstwhile मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम्स, ठीक है। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी जो पुरानी वाली मैनेजमेंट है, ठीक है। न्यू मैनेजमेंट टेकिंग ओवर द कंपनी आफ्टर गोइंग थ्रू द IBC कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द प्रीवियस मैनेजमेंट, ठीक है। नो क्रिमिनल लायबिलिटी कैन बी फिक्स्ड ऑन द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। जहां तक एसेट्स की बात है, ठीक है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द CIRP that is a statutory process under IBC, there cannot be any attachment or confiscation of the assets of the corporate debtor by an enforcement agencies after approval of the resolution plan, ठीक है। So in the light of the above, it is respectfully submitted that the ED, while conducting investigation under Prevention of Money Laundering Act, is free to deal with or attach the personal assets of the erstwhile promoter। उन्होंने कहा भाई आप पर्सनल एसेट्स अटैच कर लो प्रोमोटर्स के या जो अक्यूज्ड पर्सन है जो क्राइम प्रोसीड से आए हैं, एंड नॉट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब कंपनी के एसेट्स आप अटैच नहीं कर सकते, विच हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द क्रेडिटर्स एंड एक्वायर्ड बाय ए बोनाफाइड थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थ्रू द स्टैट्यूटरी प्रोसेस सुपरवाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इन सो फार एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज कंसर्न, दे वुड नॉट बी इन रॉन्गफुल एंजॉयमेंट ऑफ एनी proceeds of crime after acquisition of the corporate debtor, and its assets as a resolution applicant would be a bona fide assets acquired through a legal process, ठीक है। तो NCLAT was pleased to stay the order of attachment dated इतना passed by the deputy director of enforcement with regard to part property of the corporate debtor, ठीक है जी, ये है। अगला केस देखते हैं। अगला जी JSW, यही तो हम कर रहे थे, JSW। तो एक इशू तो ये था कि भाई क्या जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट अटैच कर सकती है, नहीं कर सकती, ठीक है। और 32A के प्रोविजन जो है रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, तो रिट्रोस्पेक्टिव है, ठीक। तो एक तो पर्पस ये है टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। भाई वो कहता है प्रमोटर के अगेंस्ट में आप केस चला लो, जो भी अगर क्राइम प्रोसीड से उनके पास आए हैं, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला केस है, तो प्रमोटर्स के अगेंस्ट में चलाओ, कंपनी को आप टच नहीं कर सकते।
फिर एक बात और कही इसमें ये कहा कि सेक्शन 32A ऑफ द आईबीसी डज नॉट इन एनी मैनर सजेस्ट कि जो बेनिफिट है इसमें ये सिर्फ उन रेजोल्यूशन प्लान्स के लिए विच आर येट टू बी अप्रूव्ड, ठीक है। फर्दर देयर इज नो बेसिस टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हुज प्लान हैज बीन अप्रूव्ड और प्रायर टू द प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो कुछ भी हुआ हो ये है। एक रिलेटेड पार्टी का इशू था इसमें अंडर सेक्शन 29 एनसीएलटी आल्सो हेल्ड दैट वेयर ए पार्टी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस इफ मैंडेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू जॉइन हैंड्स टुगेदर and are forced a consortium or a joint associate, such person cannot be held ineligible in terms of section 32A, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे कोई किसी पार्टी ने ज्वाइन किया है तो वो फिर इनएलिजिबिलिटी अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगला केस आता है इसमें जी फ्लैट बायर्स एसोसिएशन वर्सेस उमंग रियल्टर्स। इसमें क्या था, एनसीएलटी हेल्ड दैट सीआईआरपी अगेंस्ट रियल एस्टेट सीडी इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। इसमें ना प्रोजेक्ट वाइज कहा कि भाई एक बिल्डर है उसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 9 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं, एक प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट हो गया तो आप पूरी कंपनी को नहीं प्रॉब्लम में ला सकते, कंपनी तो एक ही है, ठीक है ना। वो अलग अलग प्रोजेक्ट, तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी अलग अलग लिए होंगे, उसकी फाइनेंसिंग भी अलग अलग हुई होगी, उसके एसेट्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कुछ एसेट्स कॉमन हो, जैसे हेड ऑफिस वगैरह कॉमन होगा, लेकिन उस कंपनी की बैलेंस शीट भी अलग बनती होगी, सब चीजें अलग बनती हैं, ठीक है ना, बैंक अकाउंट भी अलग होता है। तो एनसीएलटी ने कहा कि सीआईआरपी अगेंस्ट रियल एस्टेट सीडी इज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। आप उस प्रोजेक्ट को ही डिस्टर्ब कीजिए, सारे को मत कीजिए। इट इज लिमिटेड टू ए प्रोजेक्ट एज पर द प्लान अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड डज नॉट कवर अदर प्रोजेक्ट्स विच आर सेपरेट एट अदर प्लेसेस, ठीक है, फॉर विच सेपरेट प्लान्स हैव बीन अप्रूव्ड। तो एनसीएलटी नोटेड पेक्यूलियर नेचर, उन्होंने कहा भाई रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके पेक्यूलियर नेचर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीआईआरपी, ठीक है ना। जो एफसीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं, देखो अब उनको अगर कह दो कि भाई आप फ्लैट ले लो, एंड बैंक को तो पैसे से मतलब है, ठीक है ना, तो बैंक जो है वो तो फ्लैट तो लेना नहीं चाहेगा, दे वुड नॉट लाइक टू टेक द फ्लैट्स इन लिeu ऑफ द मनी डिस्बर्स्ड बाय देम। जो एफसीज दे कैन नॉट टेक ए हेयर कट ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स में हेयर कट भी नहीं हो सकता, फ्लैट्स में ये तो नहीं होता भाई 60% तुम ले लो 40% तुम ले लो, वो तो फ्लैट तो पूरा ही मिलेगा तो, ठीक है। एंड द अलॉटीज डू नॉट हैव एक्सपर्टीज टू असेस वायबिलिटी। भाई मान लो किसी प्रोजेक्ट में होम बायर्स ही हैं तो दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू असेस वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ऑफ ए सीडी और कमर्शियल विजडम एज अदर एफसीज। बैंकों की तरह उतनी कमर्शियल सेंस तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो रिलाइंग ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एसआर स्टील लिमिटेड अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन इन इकोनॉमिक मैटर्स, उन्होंने कहा भाई जो इकोनॉमिक मैटर्स है इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशन चलती रहती है, ठीक है ना। तो एनसीएलटी एक्सपेरिमेंटेड, इसमें एनसीएलटी ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। एज टू वेदर ड्यूरिंग द सीआईआरपी द रेजोल्यूशन कैन रीच फाइनलिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ द थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन प्लान। उन्होंने कहा भाई ऐसे है कि आप थर्ड पार्टी के एंगल से सोचते हो कि कोई नया आएगा वो तुम्हें उभारेगा, कोई अवतार लेगा। अरे भाई अवतार क्या लेगा, तुम ही आपस में मिल जाओ, तुम ही कर लो इसको रिजॉल्व, ठीक है ना। द रेजोल्यूशन कैन रीच फाइनलिटी विदाउट अप्रूवल ऑफ द थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन प्लान। It opined that a reverse CIRP can be utilized in cases of real estate infrastructure companies in the interest of allottees and to ensure their survival and completion of the projects. इन्होंने कहा कि भाई एक प्रमोटर जो है, it directed one of the promoters to disburse amount from outside. उन्होंने कहा भाई एक प्रमोटर जो है वही जो है वो अमाउंट डिस्पर्स करे फ्रॉम आउटसाइड एज लेंडर, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो सीआईआरपी कंप्लीट कर ले। तो इशू क्या डिसाइड हुआ इसमें ये कहा गया कि भाई जो सीआईआरपी इन केस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज पर अप्रूव्ड प्लान बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एंड नो अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर सेपरेट एट अदर प्लेसेस फॉर व्हिच सेपरेट प्लान्स आर अप्रूव्ड। पहली बात तो ये। दूसरी, secured creditor they cannot be provided with flat apartment by preference over the allottees for whom the project has been approved, ठीक है। तो इसमें रिवर्स सीआईआरपी की कॉन्सेप्ट आई, तो एनसीएलटी ने एक्सपेरिमेंट किया। एनसीएलटी ने कहा सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ इकोनॉमिक मैटर्स। तो इश्यूज क्या थे, इशू तो ये थे कि वेदर सीआईआरपी कैन बी एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट वाइज, दूसरा कि वेदर
CIRP can be reversed and closed after the promoter intervener completes the project and pay off the financial creditors. ठीक है, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या कहा? एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि भाई जो होम बायर्स हैं दे डोंट हैव एक्सपर्टीज टू असेस वायबिलिटी और फिजिबिलिटी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, दे डोंट हैव कमर्शियल विजडम लाइक बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट है, ठीक है ना, these allottees have been provided with voting rights. तो many of such cases came to our notice where the allottees are the sole financial creditor. कई बार क्या होता है सिर्फ allottees ही है उसमें, बैंक वगैरह है ही नहीं. तो however it is not made clear as to how they can assess the viability and feasibility of the resolution plan or commercial aspect functioning of the corporate debtor. ठीक है ना. पर्पस क्या है? पर्पस है टू मैक्सिमाइज द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड टू बैलेंस द स्टेक होल्डर्स. तो इन्होंने रिवर्स CIRP की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की और अपीलेट ट्रिब्यूनल रिलाइड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन COC ऑफ SR Steel वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता. तो एक जो प्रमोटर था उपल हाउसिंग फाइनेंस इंटरवीनर एग्रीड टू रिमेन आउटसाइड द CIRP, ठीक है, बट इंटेंडेड टू प्ले रोल ऑफ ए लेंडर. इनने कहा भाई मैं लेंडर बन जाता हूँ, ठीक है, टू एंश्योर दैट CIRP रीचेस सक्सेस एंड द allottees टेक पोजेशन ऑफ देयर फ्लैट्स अपार्टमेंट ड्यूरिंग द CIRP विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन. ये जो फ्लैट बायर्स एसोसिएशन थी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को. इसमें एक JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस जो थी वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसने भी कहा कि भाई मैं भी कोऑपरेट करूंगा, ठीक है ना, that they will get 30% of the amount paid by the allottees at the time of registration of the flat apartment. ठीक. तो इन्होंने कहा भाई ठीक है ऐसे आप CIRP करो इसकी, और आफ्टर ऑफरिंग अलॉटमेंट इट इज ओपन टू, भाई आप जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके सारे फ्लैट्स तो उसमें क्या करना, आप अलॉटीज के लिए ओपन छोड़ देना टू रिक्वेस्ट द IRP या प्रमोटर हुएवर इन चार्ज टू फाइंड ए थर्ड पार्टी टू परचेज सेड फ्लैट अपार्टमेंट एंड गेट द मनीज बैक. ठीक है. In the light of the aforesaid discussion, the appellant tribunal found it very difficult to follow the process as in normal courses followed in CIRP. ठीक है. इन्होंने कहा रिवर्स CIRP कैन बी फॉलोड इन केसेस ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज. ठीक है. तो एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो फाइनेंशियल ला के, ठीक है ना. एक उपल हाउसिंग फाइनेंस है, कौन सा आया जो बंदा, उपल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक JM फाइनेंशियल क्रेडिट भी आया उसने कहा भाई अलॉटीज को बोल दो 30% अमाउंट जो है मुझे दे देंगे, ठीक है, तो मैं भी कोऑपरेट करूंगा इसमें. उन्होंने कहा भाई एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो जो IRP है इट विल मूव एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद द रिपोर्ट ऑफ कंप्लीशन एंड आस्क फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9. ठीक है. इसमें दो अलॉटीज थे, रचना सिंह और अजय सिंह, ठीक है ना, हैविंग ऑलरेडी ऑक्युपाइड देयर फ्लैट्स. इन दोनों ने पहले ही अपने फ्लैट्स ऑक्युपाई कर रखे हैं. हाउएवर द प्रमोटर फेल्स टू कंप्लाई विद द अंडरटेकिंग and fails to invest as financial creditor or do not cooperate with the IRP, adjudicating authority will complete the CIRP. The appeal stands disposed of with aforesaid observations and directions. ये था. अगला केस हम देखते हैं. अगला केस है लिबर्टी हाउस ग्रुप वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें क्या हुआ कि adjudicating authority approved the resolution plan submitted by the appellant in the CIRP of 2 CDs. 2 CD थे इसमें, आधुनिक मेटल्स और जियोन स्टील लिमिटेड. ठीक है. और ये जो एपेलेंट था जो लिबर्टी हाउस, इट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि इसने कहा जैसा जी मेरे को तो जब साइट्स दिखाई गई थी वो कम थी, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे तो टाइम लगेगा. फिर जो बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इसने कही थी वो भी नहीं दी, कुछ फाइनेंस देना था वो भी नहीं दिया. ठीक है ना. तो इन नटशेल एपेलेंट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन प्लान. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैंसल्ड द रेजोल्यूशन प्लान एंड पास्ड ऑर्डर्स ऑफ liquidation of CDs with direction to the liquidator to liquidate the CD as a going concern. ठीक है. While appeal in the matter was pending, the appellant filed an affidavit to allow it to comply with the resolution plan. इनने कहा जी ऐसा है, लिबर्टी हाउस दोबारा पहुंच गया कि भाई मैं जो है मैं आई विल कंप्लाई विद द रेजोल्यूशन प्लान एंड टू सेट कि आप जो है लिक्विडेशन ऑर्डर जो है इसको सेट असाइड कर दो.
ठीक है. Noting that the appellant has implemented both the resolution plan and CLAT by order set aside the liquidation. It directed that the said order be served on IBPI to withdraw complaints if any made before the special judge. क्योंकि इसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टीज भी खड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा था भाई ऐसे है, हम तो इसकी कंप्लेंट करेंगे लिबर्टी हाउस के, है ना. तो जो उन्होंने कहा भाई वो आप स्पेशल मेट अलग से आप उस चीज़ को देखो. तो इन्होंने क्या किया, लिक्विडेशन को सेट असाइड कर दिया कि भाई इंप्लीमेंट हो रहा है तो होने दो. ये था इसमें. तो इसमें ये हुआ कि जो रेजोल्यूशन प्लान था वो हो चुका था, और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स या अदर क्रेडिटर्स नाउ हैव नो ऑब्जेक्शन एंड द लिक्विडेशन विल नॉट बी इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट डेटर्स. ठीक है ना. तो उनका जो ऑर्डर था, द अपीलेट ट्रिब्यूनल सेट असाइड द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर डेटेड 9 जुलाई का, जो उनका लिक्विडेशन वाला ऑर्डर था उसको दे सेट इट असाइड. ठीक है. द अपीलेट ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड दैट बोथ द रेजोल्यूशन प्लान्स बी इंप्लीमेंटेड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट. जो क्लेम्स हैं सारे क्रेडिटर के सेटल हो चुके हैं. कंट्रोल एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ द कॉर्पोरेट डेटर हैव ऑलरेडी बीन हैंडेड ओवर टू द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ठीक है ना, बाय COC मॉनिटरिंग कमेटी रेजोल्यूशन पैनल. ठीक है. ये था इसमें. मैं पहले क्या कर रहा था, पैसे वैसे नहीं दे रहा था लिबर्टी हाउस वाला, तो बाद में इसने जो है दे दिए पैसे. तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर रेजोल्यूशन हो रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत है, हम अपना लिक्विडेशन ऑर्डर वापस ले लेते हैं. अगला जी नेशनल NCLT केसेस. NCLT केसेस में सबसे पहले तो है, एक मिनट से, इसमें जी कॉर्पोरेट बैंक वर्सेस एमटेक ऑटो लिमिटेड. इसमें केस क्या है, इसमें केस ये है सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 74 सबसेक्शन 3. ये दो सेक्शंस इसमें रेलेवेंट है. सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग द NCLT shall have the jurisdiction to entertain or dispose of any application or proceeding by or against the corporate debtor or corporate person, any claim made by or against the corporate debtor or corporate person, including claims made including claims by or against any of its subsidiaries. और तीसरा any question of priorities or any question of law or facts. मतलब इसमें NCLT की पावर्स दे रखी है कि NCLT के पास क्या क्या पावर है. ठीक है, सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 में. ठीक है. सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 74 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि वेयर द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और क्रेडिटर्स और एनी पर्सन ऑन whom the approved resolution plan is binding under section 31, अगर वो नोइंगली कॉन्ट्रावीन करते हैं जिन पर ये अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग है. ठीक है, कंपनी, उसके ऑफिसर्स या क्रेडिटर्स या कोई भी पर्सन. ठीक है, अगर नोइंगली उसको कॉन्ट्रावीन करता है, ठीक है, या अबेटमेंट करता है ऐसी कॉन्ट्रावेंशन की, तो उस पर पनिशमेंट होगी कितनी, नॉट लेस देन 1 year बट मे एक्सटेंड टू 5 years. ठीक है, और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh rupees बट मे एक्सटेंड टू 1 crore rupees और विद बोथ. तो ये दो सेक्शन है जो इसमें रेलेवेंट है, 60 सबसेक्शन 5 और 74 सबसेक्शन 3. अब इसके में हुआ क्या कि दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे, दे क्वालिफाइड. ठीक है, लिबर्टी हाउस ग्रुप और डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स. जो डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स है, इट ओनली बैक ट्रैक बिकॉज देयर वाज सम बेटर अमाउंट ऑफ बिड ऑफर्ड बाय लिबर्टी हाउस ग्रुप. तो लिबर्टी हाउस ग्रुप ने अपनी बिड को अपग्रेड कर दिया. ठीक है, बट सिंस लिबर्टी हाउस ग्रुप डिड नॉट कंप्लाई, अपग्रेड तो कर दिया लेकिन बाद में वो जो है वो नानुकर करने लगा. तो जो लिबर्टी हाउस ग्रुप है, इट डिड नॉट कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. तो NCLT अलाउड COC टू डिस्कस द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय DVI. जो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अगर ये नहीं कर रहा तो डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स वाला जो आया हुआ उसके साथ आप कर लो. ठीक है, ओनली बाय एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम वाइल, क्योंकि उन्होंने कहा भाई इसमें बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, इसने बड़ी ड्रामेबाजी करी लिबर्टी वाले ने, हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हो गया. उन्होंने कहा भाई वो टाइम हम एक्सक्लूड कर देते हैं 270 days में से.
ठीक है ना। तो नो फ्रेश एप्लीकेशंस टू बी कंसिडर्ड। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और आरपी कैन कंप्लेन टू आईबीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ लिबर्टी हाउस ग्रुप। तो उन्होंने कहा भाई जहां तक इसके कंडक्ट की बात है, लिबर्टी हाउस ग्रुप वाले ने जो भी कंट्रावेंशन किया, तो आप आईबीबीआई को कंप्लेंट कर दो या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर दो। ये था इसमें, ठीक है ना। तो 74 सबसेक्शन 3, वरना यहाँ पेनल्टी लग सकती है ना, तो पेनल्टी उन्होंने कहा भाई आप आईबीबीआई को कंप्लेंट करो या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट करो। अगला केस था इसमें स्टर्लिंग एसईजेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, इसमें सेक्शन 14 का केस है और सेक्शन 43। सेक्शन 43 तो हमें मालूम ही है, सेक्शन 14 तो मॉरिटोरियम है, और सेक्शन 63 क्या कहता है कि भाई सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है ना, यही है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, दे कैन बी डायरेक्टेड टू रिलीज द प्रोविजनल अटैचमेंट और फाइनल इफ कंफर्म्ड अटैचमेंट ऑन ऑल द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी एंड हैंड ओवर द चार्ज टू द आरपी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कोई भी अटैच नहीं कर सकते, आपको आरपी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। जो अटैचमेंट ऑर्डर है इट इज नलिटी एंड नॉन एस्टेड लॉ, ठीक है। ये अगला केस है एयरसेल लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, द क्वेश्चन वाज वेदर टेलीकॉम लाइसेंस ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 4 कैन बी कैंसल्ड। अगर कोई कंपनी सीआईआरपी में है तो क्या आप उसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो? भाई देखो आईबीसी का मेन पर्पस क्या है, आईबीसी का मेन पर्पस ये है टू कीप द कंसर्न एज ए गोइंग कंसर्न, और उसको बेचना, ठीक है भाई। दूसरे एज आप चलती हुई कंपनी को बेचोगे तो ज्यादा बढ़िया बेनिफिट होगा, जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर उसके बाद लाइसेंस ही नहीं है तो कंपनी में लाइसेंस के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लाइसेंस ही कैंसिल कर दोगे तो फिर वो लेगा कौन उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या जो लाइसेंस ग्रांटेड है वो कैंसिल किया जा सकता है? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वुड शो इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द सीडी इफ इट होल्ड्स लाइसेंस। अब उसके बाद लाइसेंस होगा तभी तो उसमें इंटरेस्ट शो करेगा वो, कोई दूसरा तो कोई वैल्यूएबल एसेट है नहीं, ठीक है ना। तो नो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वुड शो इंटरेस्ट इन बिजनेस रिवाइवल, ठीक है। तो लाइसेंस जो है इट इज वेरी इसेंशियल सिने क्वा नॉन फॉर गेटिंग गुड रेजोल्यूशन प्लान। तो सेक्शन 14(1)(d of the code it prohibits recovery of any property by an owner or lessor in possession of the CD, ठीक है। ये जो प्रोहिबिशन है ये डीओटी पर भी एप्लीकेबल है। तो यूज ऑफ लाइसेंस या स्पेक्ट्रम जो है इट इज अकिन टू एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है ना, जिसके बिना सीडी अपना बिजनेस ही नहीं रन कर सकती। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंस्ट्रक्ट द डीओटी नॉट टू मेक एनी अटेम्प्ट टू कैंसिल द सीडी लाइसेंस। क्या होता है वो ना नोटिस इशू कर देते हैं कि भाई आपने इतने पैसे नहीं दिए, आपका लाइसेंस हम कैंसिल कर देंगे। ये कहानियां यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। अगला आता है लेकिन इसमें भी इस वाले में भी वही चीज रहेगी ना कि उनको जो करंट ड्यूज है वो तो पे करने पड़ेंगे ना, वो तो देने पड़ेंगे, तो सेम ही रहेगी वो वाली। हाँ वो तो पोजीशन सेम है, हाँ वो तो करंट ड्यूज भी पे नहीं करेंगे तो देन डीओटी हैव द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। वो तो है, वो तो बिल्कुल है भाई, कुछ तो देने पड़ेगा ना। हाँ ठीक है भाई जब आप चला रहे हो इसका मतलब आपको कुछ मिल भी रहा है, जब मिल रहा है तो दे दो, ये चीज है ना। इन द मैटर ऑफ जीएनबी टेक्नोलॉजीज इंडिया, भाई देखो करंट ड्यूज पैदा भी कैसे होंगे, आप इसको दूसरे साइड से लो। करंट ड्यूज पैदा ही तब होंगे जब यूज होगा, तो समझ रहे हो आप, यूज हो रहा है स्पेक्ट्रम तभी तो ड्यूज पैदा हो रहे हैं ना। बिल्कुल। तो जब यूज हो रहे हैं तो आप ले भी रहे होगे किससे, वो चीज है। जब आप दूध बेच रहे हो तो चारे वाले को भी पैसे दे दो, वही कहानी है बस। इन द मैटर ऑफ जीएनबी टेक्नोलॉजीज, इस केस में क्या हुआ, इसमें सीडी फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 33 सीकिंग सीआईआरपी ऑब्लिक लिक्विडेशन, ठीक है। कंपनी ने खुद ही एप्लीकेशन, हमें मालूम ही है कि सेक्शन 10 की एप्लीकेशन कौन फाइल करता है, कॉर्पोरेट डेटर थ्रू कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ठीक है। तो इट सबमिटेड दैट इट डिड नॉट हैव एनी, इन्होंने कहा भाई हमारे तो 5 साल से कोई ऑपरेशन ही नहीं चल रहे, लायबिलिटी हमारी जो है 42.9 करोड़ है, एसेट्स हमारे कुछ है नहीं, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई लिक्विडेशन ही कर दो, ठीक है ना। उन्होंने कहा क्यों आप आईआरपी अपॉइंट करोगे, ये करोगे, तो आप सीधा लिक्विडेशन ही कर दो। इट ऑब्जर्व्ड कि भाई कोई पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन प्लान तो आने की है नहीं, ठीक है। इफ इनिशिएटेड एंड thus it would be just and proper to put the corporate applicant debtor under the liquidation process। तो सीधा ही जो है इसको
कत्लगाह में ले जाओ, लिक्विडेशन प्रोसेस कर दो इन ऑर्डर टू लिक्विडेट द कंपनी रादर देन टू पुट इट इन CIRP इन द फर्स्ट में। पहले CIRP करोगे जब एसेट्स ही नहीं है कंपनी की, लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो लिक्विडेट करो। अगला है जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस वीडियोकॉन। इस केस में क्या हुआ कि देयर वर एप्लीकेशंस डिमांडिंग एंड अपोजिंग कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भाई ब्लैंकेट व्यू इज नॉट पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि ना, एक हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे वीडियोकॉन ग्रुप है, और वीडियोकॉन ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज थी, इन्होंने बहुत सारी कंपनी बना रखी थी, ठीक है। तो अब एक कंपनी मान लो जो उसका फाइनल प्रोडक्ट था वो दूसरे का जो है रॉ मटेरियल बन जाता है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं, उससे क्या होता है कि तो टर्नओवर भी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो अब बात यह है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना। तो कई बार ये होता है कि भाई वो एज ए ग्रुप जो है उसको तो कोई खरीद लेगा, लेकिन अगर अलग अलग देखोगे तो वो नहीं खरीदता कई बार, समझ रहे हो भाई। आप जो है एक आदमी अब जूते बनाने की कंपनी, एक कंपनी उसमें सोली बना रही है, एक आदमी सिर्फ फीते बना रही है, एक कंपनी अपर बना रही है। अब आप कह लो जी अलग अलग खरीद लो, ठीक है ना, तो हो सकता है कोई नई खरीदार मिले। अगर पूरे ग्रुप को खरीदने के लिए वो ज्यादा लोग मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है सेम प्रीमिसेस में भी होते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ने कहा जी कंसोलिडेशन करो प्रोसीडिंग्स का, सबको मिला करके करो प्रोसीडिंग। कुछ ने कहा कि नहीं जी अलग अलग करो। क्वेश्चन ये था। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑब्जर्व कि भाई ब्लैंकेट व्यू इस पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि हम इसको इकट्ठा करके बेचें या अलग अलग करके बेचें, ठीक है। सिंपली बीइंग कनेक्टेड और कंट्रोल्ड बाय कॉमन मैनेजमेंट, कि सिर्फ कॉमन मैनेजमेंट है, तो इसीलिए कोई ब्लैंकेट व्यू इस पे नहीं ले सकते। आप कैसे करोगे, हर एक यूनिट को ना एग्जामिन करो अलग अलग से। तो ईच यूनिट और सब्सिडरी शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स मैटर्स, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। आप यूनिट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली कैटेगरी तो वो है, एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ दोज केसेस कैन बी मेड वेयर द बिजनेस ऑपरेशंस आर सो डिटेल्ड, देयर मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फंड्स, लायबिलिटीज इतनी इंटरलिंक्ड है कि सेग्रीगेशन जो है वो अनवायबल बन जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है ना। तो over and above, most important is that if segregated, the possibility of restructuring or the option of maximization of value becomes so bleak which shall overweigh the consolidation. तो कुछ यूनिट तो ऐसे हैं जो इकट्ठे करके बेचोगे तो बढ़िया रहेगा, उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप अलग अलग करके भी बेच सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग करके हो सकता है आपको उतनी वैल्यू ना मिले। तो सबसे पहले तो आप यूनिट्स को स्टडी करो। दूसरी कैटेगरी क्या होगी, दूसरी कैटेगरी ऐसी होगी कि अकाउंट्स तो इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना, कि भाई डेट कॉमन है, भाई 100 करोड़ डेट लिया आपने, अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया, तो द लायबिलिटीज हैव बिकम कॉमन बट द एसेट्स आर आइडेंटिफाइबल। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि एसेट्स आपके आइडेंटिफाइबल हो। तो जो सेग्रीगेशन पे जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है ऑफ यूनिट, इट शैल सर्वाइव व्हिच शैल आल्सो रिजल्ट इनटू वायबल प्रॉफिटेबल रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल। तो कई बार ये हो सकता है भाई एसेट्स अलग अलग है लेकिन लायबिलिटीज कॉमन है, ठीक है ना। Therefore, in this category of cases, although for the limited purpose of signing of certain documents through which loan have been commonly availed, but that can be segregated, ठीक है ना। भाई assets और liabilities को आप separately identify कर लो और उस हिसाब से आप इन्वेस्टर ढूंढ लो, ठीक है ना। तो keeping in view the facts and circumstances, adjudicating authority observed that the assets and liabilities of 13 Videocon companies, तो जो 3 है इनको तो कंसोलिडेट कर दो, ठीक है। इनके कॉमन कंट्रोल है, कॉमन डायरेक्टर है, कॉमन एसेट्स हैं, कॉमन लायबिलिटीज है, ठीक है ना। इस तरह से इंटरलिंक्ड है आपस में फाइनेंस, तो क्योंकि को एग्जिस्टेंस फॉर सर्वाइव, ये आपस में ही सर्वाइव करेंगी। अगर अलग अलग करोगे तो कुछ नहीं सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो इनको तो ऐसे करो, बाकियों को अलग करके करो। ये है, ये कहानी थी इसमें। अगला है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आधुनिक मेटल्स लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, द लिक्विडेटर फाइल्ड एप्लीकेशन सीकिंग क्लैरिटी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड बिटवीन जुलाई 18, 2018 and July 7, 2019 when the CD was supposed to be revived under the resolution plan approved on July 17, 2018, ठीक। इसमें लिक्विडेटर ने एक एप्लीकेशन फाइल की, भाई ये क्लेम्स के बारे में मेरे को क्लैरिटी दो जो जुलाई 18, 2018 और जुलाई 7, 2019 के बीच में रिसीव हुए हैं, ठीक है।
मेरा रेजोल्यूशन प्लान तो अप्रूव हो गया 17 जुलाई को, मेरे को रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद में जो क्लेम आए हैं मैं उनका क्या करूं? Adjudicating authority held that the claims received during the period can neither be treated as part of insolvency resolution process cost nor do they fall under liquidation cost and hence cannot be accorded priority over other dues. तो उन्होंने कहा भाई इन क्लेम्स को ना तो हम CIRP कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते, ना ही ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, एंड दे कैनॉट बी अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर ड्यूज। ठीक है, अगला केस है जी इन द मैटर ऑफ आंध्रा बैंक वर्सेस हैमरले। तो इसमें यह है क्लेम विच इज नॉट मैच्योर्ड कैन स्टिल बी एक्सेप्टेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जो अभी लिक्विडेट नहीं हुए, जिसकी लाइबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई, तो एनसीएलटी हेल्ड दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी क्लेम है वो मैच्योर्ड क्लेम हो ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP। ठीक है, कई बार हमारे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में नोट्स टू अकाउंट्स में दिए होते हैं कुछ क्लेम्स, तो इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट विच इज ड्यू इन फ्यूचर on its maturity, the financial creditor or operational creditor or secured creditor or unsecured can file claim। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकता कि ये जो है ये अभी मैच्योर नहीं हुए। ठीक है, तो अनमैच्योर्ड क्लेम्स इंक्लूडिंग अनइन्वोक्ड गारंटीज कैन बी इंक्लूडेड इन द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अगला केस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कोस्टल प्रोजेक्ट, सेक्शन 7 का केस था। इसमें SBI फाइल्ड एप्लीकेशन थ्रू इट्स ड्यूली ऑथराइज्ड AGM। भाई क्या होता है, सेक्शन 7 में लिखा है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब बैंक खुद तो करेगा नहीं, बैंक के क्या होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड से पावर किसी चीफ जनरल मैनेजर को आ रही है। ठीक है, उनके पास पेपर होते हैं बकायदा, फिर उन्होंने उससे मान लो अथॉरिटी दे रखी है AGM को। ठीक है ना, तो SBI ने फाइल एप्लीकेशन की थ्रू इट्स ड्यूली ऑथराइज्ड AGM। उन्होंने पेपर दिखा दिया, लो जी ये बोर्ड के पास पावर आई, बोर्ड से CGM के पास आई, CGM से यहाँ पर आई। दूसरा पॉइंट ये था कि एडवोकेट ने साइन किया, तो पॉइंट इसमें ये उठा कि एडवोकेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट हैज नो ऑब्जेक्शन इफ द एप्लीकेशन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर इज एडमिटेड। ठीक है, तो NCLT एडमिटेड द केस, तो NCLT ने इसमें केस को एडमिट कर लिया। अगला है जी गुजरात NRE कोक लिमिटेड। इसमें क्या हुआ कि the liquidator sought direction of the adjudicating authority against the secured creditor to either relinquish their security interest or to proceed under section 52। ठीक है, 52 में क्या होता है, सेल कर सकते हो। ठीक है, लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करके आप सेल कर सकते हो। तो इसमें ये कहा लिक्विडेटर sought direction of the adjudicating authority against the secured creditors। ठीक है, तो considering the fact that the liquidation process cannot be completed without the cooperation of all FCs, it directed that their security interests stand relinquished। उन्होंने कहा इनके इंटरेस्ट को रिलिंक्विश करो और आप इसको सेल करो। ठीक है, भाई कुछ तो बताओगे ना, कहीं क्या होता है बताते ही नहीं है, मान लो टाइम बाउंड प्रोसेस है, अब वो कहते हैं नहीं बताते ही नहीं है, ड्रामा करते रहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर कि भाई रिलिंक्विश करेंगे या सेल करेंगे। तो उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई ठीक है इनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलिंक्विश करो। अगला जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज। इसमें क्या था, द एप्लीकेशन हैड बीन फाइल्ड बाय द RP सीकिंग डायरेक्शन अगेंस्ट द COC टू सैंक्शन एंड डिसबर्स फंड्स टुवर्ड्स इंटरिम फाइनेंस। ठीक है, इसमें जो एप्लीकेशन फाइल की थी RP ने, इसमें कहा भाई COC को आप डायरेक्शन दो, भाई मुझे कुछ फंड्स तो दो इंटरिम फाइनेंस, क्योंकि मैं तो कंपनी को एज ए गोइंग कंसर्न अगर चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगा। ठीक है ना, फंड्स तो है ही नहीं। Adjudicating authority held that it is pertinent to mention that resolution professional is duty bound to maintain corporate debtor as a going concern। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि COC has approved arrangement of finance of 63 करोड़। वो कुछ बैंकों ने पैसे दे दिए थे, कुछ ने नहीं दिए थे, कुछ जो मेंबर्स थे COC के उन्होंने अभी सैंक्शन नहीं किया था इंटरिम फाइनेंस। In this circumstance, we have passed an order that the members of the COC who have sanctioned interim finance, they should make an available fund to the corporate debtor immediately। ठीक है, एंड वी फर्दर डायरेक्ट कि दूसरों को भाई तुम इनको पैसा दो, पैसा देंगे तभी तो चलाएगा। ये है। तो इन द मैटर ऑफ किरण ग्लोबल कैम लिमिटेड, इसमें क्या हुआ कि RP sought परमिशन टू हैव एक्सेस टू GST पोर्टल। ठीक है, क्या होता है कि जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी दो पार्ट्स में बांट दी जाती है। सबसे पहले तो होती है जो CIRP कमेंस होने से पहले की लाइबिलिटी है, जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की लाइबिलिटी है, एक बाद की लाइबिलिटी होती है।
जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की लायबिलिटी है वो इकट्ठी कर दी जाती है, बाद में पेमेंट होगी 53 में, ठीक है। करंट लायबिलिटीज आपको पेमेंट करनी होती है। अब उन्होंने कहा जी पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा करंट लायबिलिटीज को, पुराना जब तक क्लियर नहीं करो। उन्होंने कहा ये तुम्हारा मामला है, आप करो जैसे भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आरपी सॉट परमिशन टू हैव एक्सेस टू जीएसटी पोर्टल अकाउंट टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स ड्यूरिंग सीआईआरपी एंड टू पे द नेट जीएसटी लायबिलिटी फ्रॉम द। उन्होंने कहा भाई मैं करंट वाली लायबिलिटी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, कि अभी मैंने एरियर्स तो पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना, पोर्टल मेरे को अलाउ नहीं कर रहा। Adjudicating authority observed that tax authority cannot raise an objection saying since no provision has been made in GST or in software. उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर का मामला आपका अपना, आप देखो, to accept such account the business happening in the market after initiation of CIRP through debtor company will come to standstill. उन्होंने कहा भाई ऐसे है, जब तक आप पुराना के लिए कहते रहोगे तो इससे जो काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे हो सारे पैसे हमें पहले दो, ठीक है ना। तो and in such situation no company under CIRP can function. तो उन्होंने कहा कि भाई you allow the CD to have access to its GST net portal account, ठीक है, and permit the RP to file GST returns of the CD generated after commencement of CIRP. तो आप पुराने ड्यूज की बात मत करो अभी, क्योंकि उसका बिजनेस बंद थोड़ी कराना, उसको चलने देना। नेट लायबिलिटी आप करंट वाली लेते रहो, पुराना बाद में होगा फैसला। अगला जी इंडस बायोटेक। इस केस में क्या हुआ, कोटक इंडिया वेंचर फंड फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइल्ड पिटीशन अंडर सेक्शन 7। इन्हें सेक्शन 7 में पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द इंडस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये था कॉर्पोरेट डेटर। While filing the petition claimed that the debtor was not able to redeem optionally convertible redeemable preference shares amounting to इतने करोड़ as per the clause provided under the share subscription and shareholders agreement, ठीक है। तो before the application under section 7 could be decided by the NCLT, Indus filed an interim application under section 8 of the Arbitration Act before the NCLT, seeking that the application filed under section 7 be dismissed because of the existence of an arbitration agreement between the parties, ठीक है। कोटक ने कहा कि भाई सेक्शन 7 वाली जो पिटीशन है, it belongs to that class of legislation which falls out of the scope and ambit of arbitration as these matters are in rem, ठीक है। एक होता राइट इन रेम, एक होता राइट इन पर्सोनेम, ठीक है। Thus the issue that fell for consideration before the NCLT was whether the provisions of the Arbitration Act prevail over the provisions of the IBC, ठीक है। तो NCLT मुंबई इट रिफ्यूज टू एडमिट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। उन्होंने कहा भाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इन दिस पोस्ट व्हाइल द डिसीजन ऑफ द NCLT वाज करेक्ट फॉर रीजंस अदर देन द वन गिवन बाय द NCLT, द आर्बिट्रेशन एक्ट कैन नॉट प्रिवेल ओवर IBC, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन तो प्रिवेल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ठीक है डिसीजन इनका, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्जिस्ट करता था। और थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं NCLT वाला केसेस। ये था जी हमारा क्या केस था, ये इंडस बायोटेक। तो क्या कहता है इंडस बायोटेक का, तो इंडस बायोटेक में इशू क्या है, इशू ये है कि वह आर्बिट्रेशन एक्ट वेदर इट बी प्रिवेल और IBC। दूसरा, whether adjudicating authority is bound to refer the parties in application under section 7 of the code to arbitration, ठीक है भाई। अगर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन आ गई, उनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो क्या उनको कहेंगे पहले आर्बिट्रेशन वाली पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट करो, ठीक है। ये है फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स अपॉन एन एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसमें क्या कहा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि भाई व्हेन ए प्रोविजन फॉर लॉ रेगुलेट्स ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ए सब्सिक्वेंट लॉ कंटेन्स ए प्रोविजन रेगुलेटिंग द सेम सब्जेक्ट, देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट द लेटर लॉ रिपील्स द अर्लियर लॉ। भाई आर्बिट्रेशन वाला पहले से चल रहा है, अभी IBC आया है, ठीक है ना। द रूल मेकिंग अथॉरिटी व्हाइल मेकिंग द लेटर रूल इज डीम्ड टू नो द एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द सब्जेक्ट। If the subsequent law does not repeal the earlier rule, there can be no presumption of an intention to repeal the earlier rule.
ठीक है, दो लॉ है, एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है. द कोर्ट शुड endeavor to apply a harmonious construction. ठीक है, but where the intention of the rule making authority is made clear as to which law should prevail, the same shall be given effect. और अगर रिपग्नेंसी है या इनकॉन्सिस्टेंसी सब्सिस्ट करती है तो प्रायर स्पेशल लॉ इज नॉट प्रिज्यूम्ड टू बी रिपील्ड बाय द लेटर जनरल लॉ. वो स्पेशल लॉ है, आर्बिट्रेशन से डील कर रहा है. The prior special law will continue to apply and prevail in spite of the subsequent general law. But where a clear intention to make a rule of universal application by superseding the earlier special law is evident from the later general law, then the later general law will prevail. तो इसमें adjudicating authority noted that the default has occurred in the present case. The adjudicating authority also noted that the applicant corporate debtor is a solvent, debt-free and profitable company. ठीक है, it will unnecessarily push an otherwise solvent debt-free company into insolvency, which is not a very desirable result at this stage. The disputes that form the subject matter of the underlying company petition, valuation of shares, calculation and conversion formula, fixing of QIPO date, they are all arbitrable matters. ठीक है, since they involve valuation of the shares and fixing of the QIPO date. Therefore, the adjudicating authority felt that an attempt must be made to reconcile the differences between the parties and their respective perceptions. Also, no meaningful purpose will be served by pushing the applicant corporate debtor into CIRP at this stage. Adjudicating authority also noted that an application for appointment of an arbitrator is pending before the Supreme Court. The application for referring the matter to arbitration was allowed and the petition for initiating CIRP was dismissed. तो उन्होंने कहा भाई ये आर्बिट्रेबल मैटर है, बेकार में अदरवाइज सॉल्वेंट कंपनी है, क्यों इसको लिक्विडेशन में पुश करेंगे हम, तो CIRP के बजाय आप आर्बिट्रेशन में जाओ. ठीक है, ये कहा. अगला केस है जी इंडस बायोटेक. इंडस बायोटेक में क्या हुआ, ये तो हो ही गया ना, इंडस बायोटेक ही तो कर रहे थे. अगला है जी, ये तो हो गया 13वां है जी, इसका ओम प्रकाश अग्रवाल. तो इसमें क्या हुआ, ये ओम प्रकाश अग्रवाल वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला केस है. इस केस में हुआ क्या था कि द लिक्विडेटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू अनफ्रीज द अकाउंट्स ऑफ द सीडी दैट वर अटैच्ड बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स है ना, दे हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट अगेंस्ट अदर इनएक्टमेंट्स एंड मनी अटैच्ड बाय इट इज नो लॉन्गर एन एसेट ऑफ द. जो हमने अटैच कर लिया वो तो एसेट है ही नहीं. ठीक है ना, क्या होता है इनकम टैक्स वाले कई बार क्या करते हैं कि बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई इसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो. ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो हमने फ्रीज कर रखा, ये तो एसेट है ही नहीं सीडी का. लिक्विडेटर ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना क्लेम फाइल कर रखा है अगेंस्ट द सीडी एंड द सेम वुड बी, उनको हम 53 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Adjudicating authority held that the monies of the CD in its bank account should be construed as an asset of the CD. ठीक है, चाहे आपने अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया, चाहे वो पैसा फ्रीज कर रखा है, फिर भी वो कंपनी का ही एसेट है. इट नोटेड दैट सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसको अमेंडमेंट हो चुका है आईबीसी में. ठीक है ना, तो आईबीसी का ओवरराइडिंग इफेक्ट है. it डायरेक्ट उन बैंक को कहा भाई इनके अकाउंट जो है अनफ्रीज करो और जो अमाउंट जो है वो रिलीज करो. ठीक है, in Om Prakash Agarwal versus Chief Commissioner of Income Tax, the liquidator filed an application seeking direction against the successful bidder and the Income Tax Authority not to deduct tax at source. तो इसमें TDS का एक इशू आया कि भाई TDS आप डिडक्ट मत करो. ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, कि भाई जो टैक्स ड्यूज है दे कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट प्रायोरिटी टू द वाटरफॉल मैकेनिज्म. ठीक है, और 238 जो है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा कि भैया ऐसे है, ये जो 238 किस इश्यूज पर एप्लीकेबल है, जो क्रेडिटर और डेटर के ऊपर है. टीडीएस पर इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. ठीक है ना, जब गवर्नमेंट आएगी बिफोर द लिक्विडेटर एज ए क्रेडिटर, इट इज बाउंड बाय सेक्शन 53 एंड 238. इस केस में क्या है, गवर्नमेंट तो कुछ क्लेम कर ही नहीं एज एन ओसी. ठीक है ना, while directing the purchaser to pay the tax deducted source amount, it held that tax deduction
is not tantamount to payment of government dues in priority to other creditors, since it is not tax demand for realization of tax dues. It observed that the liquidator is not asked to pay tax deducted source. It is the duty of the purchaser. ठीक है ना भाई, जो आपको सेल हुई, मान लो लिक्विडेटर आपको कोई सेल कर रहा है, ठीक है ना, परचेजर की ड्यूटी है टैक्स डिडक्ट करना, ठीक है ना। तो इसमें यह लिक्विडेटर इज नॉट आस्क्ड टू पे टैक्स डिडक्टेड सोर्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ द परचेजर टू क्रेडिट दिस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भाई आप काटोगे तो सही ना, आप काट करके उसकी ड्यूज में चला जाएगा, ड्यूज में जब जैसे उसको 53 में मिलना है मिल जाएगा। आप जो क्यों कहते हो टीडीएस काटो ही मत, क्वेश्चन ये है इसमें। अगला आता है जी SCSL बिल्डवेल वर्सेस पाल इंफ्रास्ट्रक्चर। इस केस में क्या हुआ, तो इसमें इशू क्या था, इस केस में इशू ये था कि जो सेकंड कमेटी, जो सेकंड सीओसी मीटिंग हुई, जो क्लास ऑफ अलॉटीज थे दे कंप्राइज 72%, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वोट किया फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ IRP, ठीक है, विद द रेजोल्यूशन प्रोविजनल विद a voting share of 38% of the class of allottees comprising of 72%। भाई देखिए, जो क्लास ऑफ होम बायर्स है उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो नंबर होता है, दूसरा होता है अमाउंट, ठीक है। तो अब इसमें जो क्लास ऑफ अलॉटीज थे होम बायर्स, ये जो 72% थे, ठीक है, इन नंबर, they voted for replacement of the IRP with the resolution provisional with a voting share of 38 of the class of allottees comprising of 72%, ठीक है। तो IRP did not move an application for replacement on the premise that the allottees voted in favor of the approval is far below 66%, ठीक है। IRP stated that out of the total home buyers, not even half of them were present at the time of voting, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हाफ भी प्रेजेंट नहीं थे। Therefore, though more than 50% voting has come out of the allottees attending the meeting, it cannot be construed as 100% voting on behalf of the class of home buyers, ठीक है। भाई एक पर्टिकुलर क्लास है, जैसे होम बायर्स की एक क्लास है, तो बाद में तो ये अमेंडमेंट आ गई, इसमें बाद में तो ये अमेंडमेंट क्लैरिफाई हुआ कि कितने नंबर और कितनी परसेंटेज उसमें कंप्राइज करेंगे। ये फर्दर स्टेटेड दैट द अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कंप्राइज्ड ऑफ रिमेनिंग 23% हैविंग वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ IRP and for appointment of Mr. Gangaram Agarwal as a resolution professional. Therefore, this voting shall not be taken into consideration for approval of replacement of the IRP with Mr. Gangaram Agarwal as resolution professional. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या उठा, एक तो ये उठा कि जो लोअर टर्नआउट है भाई वहां पर कम आए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, whether lower turnout of class of creditors in voting has any impact on deeming provision as contained in section 25A subsection 3A, ठीक है। दूसरा, whether claimants who have filed their claims after the passing of a resolution can challenge the validity of such resolution. तीसरा, whether the code envisages the role of neutrality upon the interim resolution professional, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई सेक्शन 25A सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, वो क्या कहता है, ठीक है। To resolve this controversy and noted that as per this provision, if a class of creditors represented by authorized representative voted for more than 50% on a resolution, such voting is to be considered as 100%, ठीक है। अगर किसी भी वोटिंग मैटर पर 50% से ज्यादा के लोग वो एक फेवर में वोट कर देते हैं, तो ये जो है ये 100% की वोटिंग मान ली जाएगी, ठीक है। In this case, for the class of creditors were present in the meeting voted for more than 50%, ठीक है, such approval with more than 50% shall be treated as 100%, ठीक है। जो वोटिंग की जिन्होंने, अगर वो आपके
50% से ज्यादा एक के फेवर में वोट करते हैं, ठीक है, तो बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग ए क्लास, ठीक है, उनकी इंडिविजुअल वोटिंग को हमें कंसिडर नहीं करना, तो सच अप्रूवल विद मोर देन 50% शैल बी ट्रीटेड एज 100% ऑन बिहाफ ऑफ द होम बायर्स. तो adjudicating authority also relied upon para 55 of the judgment of Honorable Supreme Court in Pioneer Urban Land and Infrastructure. तो उसमें कहा कि given the fact that allottees may not be a homogeneous group, ठीक है, yet there are only two ways in which they can vote on the committee of creditors. इसमें कहा गया ये केस में पायोनियर अर्बन में कि ये जो है ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं है होम बायर्स. भाई दो ही तरीके हो सकते हैं. सबसे पहली तो ये है कि या तो अप्रूव करते हैं या अनअप्रूव करते हैं, ठीक है. तो सबसेक्शन 3A it goes a long way to ironing out any cases and increases that may have been felt in the working of section 25A, in that the authorized representative now casts his vote on behalf of all financial creditors that he represents. तो बाद में तो ये अमेंडमेंट आ गई है इसमें, ठीक है ना. तो adjudicating authority felt that in view of the legal proposition and the existing factual situation, no further inquiry is required. Therefore, we arrive to a conclusion that the resolution passed by the COC is with more than 66%. तो उन्होंने कहा ये 66% से ज़्यादा से मान ली जाएगी, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो 50% से ज़्यादा है जिन्होंने फेवर में वोट किया है. इसका मतलब उनको हमें 100% मान लिया जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन इसमें ये था कि द क्लास ऑफ होम बायर्स represented by the authorized representative have not given 100% voting to appoint Mr. Gangaram Agarwal as RP. Therefore, unless 100% voting has been given for appointment of the RP, the voting made by the AR on behalf cannot be construed as 72% on behalf of the home buyers. Since the person filed for approval of resolution for proposal of appointment of RP being a person indulged in embezzlement of funds of the respective home buyer association, the application filed by the said person for approval of appointment of IRP shall not be considered. For the person proposed to be appointed as RP being the partner of Messrs. MA as associate, a firm dealing with IBC, and the owner of Messrs. MA Associates owns a flat in Pal Garden, therefore he shall not be appointed as IRP. तो इन्होंने ये कहा कि adjudicating authority observed that fact of voting and the data given by the AR has not been disputed by the IRP, since more than 50% have voted in favor of appointment of RP. तो जो 50% से ज्यादा ने अगर वोट कर दिया तो 100% होम बायर्स का वोट, क्योंकि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना. अब इन्होंने कहा जिन्होंने बाद में क्लेम फाइल की, the adjudicating authority also observed that those home buyers who have filed their claims after the holding of COC, in which resolution regarding replacement was passed, they cannot raise allegation relating to past action, ठीक है ना, and it will not invalidate the decisions already taken by the committee of creditors. ठीक है. जहां तक बात है भाई जो गवर्न का चार्ज है on the aspect of allegation of embezzlement and others against the resolution professional whose name was approved by COC, adjudicating authority observed that such members can place their proposal before the COC for their consideration. Adjudicating authority felt that bald allegations have been made by these applicants have not allowed this bench to pass orders for more than 6 months. The application was therefore dismissed as misconceived. तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये सब बेकार के आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हो. अगला केस है जी इसमें ये फोसेको इंडिया लिमिटेड वर्सेस ओम बोसेको रेल प्रोडक्ट्स. तो इसमें मैटर क्या था कि दी ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP. CD contested the application on the ground कि भाई ये जो थ्रेशोल्ड है ये 1 करोड़ हो गया, पहले 1 लाख रुपए था, ठीक है ना. इसमें नोटिफिकेशन आया 24 मार्च 2020 को. Adjudicating authority observed that it is well settled law that a statute is presumed to be prospective, ठीक है ना. तो भाई ये नए वाले केसेस के लिए है, पुराने वाले के लिए नहीं है, unless it has been held to be retrospective either expressly or by implication. So while admitting the application, it held that the amendment shall be considered as prospective as nothing contrary to it was mentioned in the notification.
ठीक है, तो ये 1 करोड़ वाली लिमिट इसमें नहीं लगेगी, इसके ऊपर 1 लाख वाली ही लिमिट लगेगी। अगला है जी हरीश पी वर्सेस केमिजोल एडिटिव्स। इसमें क्या हुआ कि एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 9, इट वाज फाइल्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ड्यूज। तो सेक्शन 9 में एम्प्लॉय ने फाइल की एप्लीकेशन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, क्योंकि ओसी है वो। The adjudicating authority observed that the party, before knocking at the doors of judiciary, should have exhausted the alternative remedy available under the Arbitration and Conciliation Act. उन्होंने कहा भाई ऐसा है, आपका एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट है, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आप सीधे यहाँ पर आ गए, इससे पहले वो आप आपस में बैठ के कुछ फैसला कर लेते। It noted that it is a settled position of law that the provisions of code cannot be invoked to settle dispute or recover आउटस्टैंडिंग पेमेंट। भाई ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म तो है नहीं, ठीक है ना। इट ऑल्सो नोटेड दैट द सीडी प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी सॉल्वेंट। भाई सीडी जो है ऐसे तो सॉल्वेंट है, कोई उसको दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना। व्हाइल डिक्लाइनिंग टू एडमिट द एप्लीकेशन, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्टेड द सीडी टू सेटल द इशू एमिकेबली। उन्होंने कहा यार ये क्या है, कोई ये एम्प्लॉय यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो तुम इसके साथ इशू को सेटल करो जो भी है, ठीक है ना। अगर फिर भी सेटल नहीं करते या आर्बिट्रेशन क्लॉज के बाद भी नहीं होता तो हमारे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। Failing which the application is at liberty to invoke the arbitration clause and to invoke appropriate remedy if is agreed by the outcome of the arbitration। ठीक है भाई, उन्होंने कहा पहले वहां जाओ, सीधे एनसीएलटी में पहुंच गए तुम। अगला है जी भारतीय डिफेंस। भारतीय डिफेंस में क्या हुआ कि कंपनी को क्लासिफाई किया गया एज ए गोइंग कंसर्न। द एनसीएलटी has upheld the decision of NCLT to liquidate debt-laden भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि क्या होता है कई बार ना जो डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा नहीं कि भाई किसी कबाड़ी को बेच दो आप, ठीक है ना। तुमने कहा भाई देखो एक तो एम्प्लॉयज भी इसमें इन्वॉल्व है तो इसको एज ए गोइंग कंसर्न बेचो। The insolvency court in Mumbai had ordered liquidation of the company after rejecting the resolution plan submitted by Edelweiss, ठीक है, leaving 24 defense vessels stranded. A clutch of lenders stand to lose इतने। तो NCLT, while upholding the NCLT's decision, said that the company should be classified as a going concern. तो अकाउंटिंग parlance में गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? कंपनी कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट। 850 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, ठीक है ना। और ये कम से कम ये जो है इट वाज वंस इंडिया सेकंड बिगेस्ट प्राइवेट शिपयार्ड with a much sought after license from the government to build warships. So earlier resolution plan was backed by the COC in which Edelweiss had an 82% voting share as financial creditor after taking over debt of this firm. तो NCLT, लेकिन NCLT को डाउट था genuineness of the plan पर, जो Edelweiss का प्लान था। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट has not given a practical and viable plan कि वो कैसे मैनेज करेगा, डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है। द प्लान, ये जो रेजोल्यूशन प्लान आया है इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, बहुत सारा स्पेकुलेशन है। पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी जो है इट विल रिड्यूस टू mere 2%, जो अभी जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग 60% है, तो ये कहते हैं कि पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 2% रह जाएगी। तो एनसीएलटी ऑर्डर वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड विद मटेरियल इरेगुलरिटी ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो एनसीएलटी ने रिमेट बैक कर दिया था एनसीएलटी को। तो एनसीएलटी रिजेक्टेड द चैलेंज। द ट्रिब्यूनल पॉइंटेड आउट दैट कंसीडरिंग द नेशनल इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट लाइन, द कस्टमर्स स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन कोस्टल गार्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि इट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए गोइंग कंसर्न। तो विजय कुमार वीआईआर, इट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर एंड द ट्रिब्यूनल हैज डायरेक्टेड दैट द वर्क शुड बी टेकन फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन। तो इसमें यह केस था, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इशू ये था, एक तो ये था कि वेदर नॉन फर्निशिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इट डिसएंटाइटल्स द फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। ये तो पहले भी और भी बहुत सारे केसेस में हो चुका है कि सेक्शन 7 में ना डिफॉल्ट प्रूव करने के लिए बहुत सारे चीज़ों आप दे सकते हो। एक तो रिकॉर्ड दे सकते हो जो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है, ठीक है ना, नेशनल ई गवर्नेंस के पास है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे आप रिकॉर्ड्स उसमें दे सकते हो। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड नहीं दिया तो क्या ये सेक्शन 7 की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? दूसरा,
कि वेदर पेंडिंग वाइंडिंग अप पिटिशंस आर ए बार फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एडमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, अगर कोई वाइंडिंग अप पिटिशंस पेंडिंग है तो क्या उससे सेक्शन 7 की एप्लीकेशन पे कोई बार आएगा। तीसरा, वेदर इनएडिक्वेट स्टैंपिंग ऑन असाइनमेंट एग्रीमेंट मेक्स इट इनवैलिड। ठीक है, तो ये भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस थे। जैसे स्टैंप ड्यूटी की बात की उन्होंने कि भाई जो असाइनमेंट एग्रीमेंट है, एज टू नॉन पेमेंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी ओवर असाइनमेंट एग्रीमेंट, एप्लीकेंट हैज कैटेगोरिकली मेंशन्ड दैट द एप्लीकेंट हैज पेड रिक्विजिट स्टैंप ड्यूटी। उन्होंने कहा भाई मैंने तो स्टैंप ड्यूटी दी है, देयरफॉर कॉर्पोरेट डेटर शुड नॉट हैव टेकन दिस प्ली व्हिच इज नॉट वैलिड। Adjudicating authority noted that it is not the case stamp duty has not been paid. ठीक है, if at all it is the payment of inadequate stamp duty. ठीक है, तो obligation is upon the corporate debtor to specify how much duty has been paid, how much in fact is to be paid has to come from the debtor, and specific section of law governing the situation that horse all these details. Can a party engage the court to get into inquiry on a sweeping allegation of the party? The adjudicating authority considered to be tactic to burden this tribunal to decide issues without any factual foundation. तो इन्होंने जो है एप्लीकेशन एडमिट कर ली सेक्शन 7 में। एक इसमें पॉइंट ये था कि पिटिशन इज नॉट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटेड दैट द फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज फर्निश्ड द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट। भाई उसने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दी, अकाउंट दिखा दिया आईडीबीआई का, असाइनमेंट एग्रीमेंट दिखा दिया। ठीक है ना, तो एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड द मटेरियल एज स्पेसिफाइड अंडर लॉ as to non-production of identification number of the financial creditor. Since it is a trust that is making the claim, there cannot be any possibility to have an identification number like SIN that companies will have. ठीक है, तो ये था इसमें। इसके साथ ही हमारा ये पूरा जगराता समाप्त होता है NCLT वगैरह वाला। तो आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी केस लॉ में पूछना